इंशाल्लाह अगर आपको अच्छा लगा और ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवाऊँ, मेरा नाम नदीम तोन्यो है और मैं सेल्स इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तकरीबन लास्ट 17 ईयर से बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को सेल्स की ट्रेनिंग देता हुआ आया हूँ, जिसमें कि सेल्स वैसे भी मुझे अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे सेल्स के बगैर तो कोई भी कंपनी अधूरी नज़र आती है, बल्कि दुनिया पूरी में सेल्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी कंपनी के बैकबोन का रोल प्ले करती है। यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट होता है, यहीं से सब कुछ आता है, तो बाकी कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आप लोग बैठे हैं, आपका ताल्लुक़ सेल्स से है या किसी और डिपार्टमेंट से भी है? सेल्स से है। गुड। तो क्योंकि सेल्स में आप सब लोग हैं तो आप बात को अंडरस्टैंड भी करेंगे, समझेंगे भी और देखेंगे भी कि सेल्स में आप क्यों आए हैं, और अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नॉर्मली जो लोग सेल्स में आ जाते हैं ना, वो ज़्यादातर तादाद उनकी जो होती है वो ये होती है कि उनको कहीं जॉब नहीं मिलती तो फिर सेल्स में आ जाते हैं। नॉर्मली यही देखा गया है कि कोशिश की, पसंद की जॉब की, यहाँ मिली, वह नहीं मिली, तो आखिर में फिर बंदा कहता है कहीं लग जाओ। फिर लग जाने के लिए फिर सेल्स की जॉब जो है ना, दुनिया में ऐसी जॉब है जो कि हर वक्त अवेलेबल होती है। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? ऐसे ही है ना। हाँ, यही होता है। और लेकिन जब हम इत्तेफाकी तौर पे सेल्स की इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि यार यहाँ पे तो बहुत पैसा है, क्योंकि दुनिया में सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेशन जो है वो सेल्स है। हाईएस्ट पेड, दुनिया में कोई भी प्रोफेशन इतना पे नहीं करता जितना सेल्स में करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स में जो आपकी इनकम होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती दुनिया में हर जगह पे। अच्छा, सेल्समैन के भी दो टाइप्स होते हैं। एक सेल्समैन जो है वो फोकस जो है ना वो इस चीज़ पे करता है, वो कहता है कि जहाँ भी जॉब करने जाओ तो सबसे पहला सवाल उसका ये होता है कि जी तनख्वाह बताएं मेरी कितनी होगी। पहला फोकस जो है वो सैलरी पे होता है। हालांकि अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स का इस चीज से कोई लेना देना नहीं। सैलरी से लोग सेल्स में आते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हम इत्तेफाकी सेल्स में आ जाते हैं, हादसाती तौर पे सेल्स में आ जाते हैं, कहीं जॉब नहीं मिलती तो आ जाते हैं। तो पहला जो सवाल जब भी हम जॉब के लिए जाते हैं तो हम करते हैं कि हमारी क्या तनख्वाह क्या होगी, हमारी सैलरी क्या होगी। जबकि एक्चुअल जो सेल्स पर्सन, जब आप 5 साल 4 साल या उस वक्त जब आप सेल्स को समझ जाते हैं तो कहीं भी जाते हुए आप ये सवाल नहीं करते। जब आप एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है तो फिर आप जो सवाल करते हैं कि मेरी कमीशन क्या बनेगी। बेसिकली सेल्स इज द कमीशन बेस्ड प्रोफेशन, नॉट सैलरी बेस्ड। हम इसको सैलरी में अगर करेंगे तो कोई भी बंदा यहाँ पे जो भी सेल्स में काम कर रहा है उसका फोकस सैलरी है तो वो सक्सेस नहीं जाएगा। अच्छा, कैसे पता लगे कि ये सेल्स में सही काम कर रहा है बंदा, या मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? पहला, अगर महीने की सैलरी 2 दिन लेट हो गई और मुझे परेशानी है कि क्यों लेट हुई है, तो मैं अनसक्सेसफुल हूँ सेल्स में, क्योंकि मैं 100% डिपेंड सैलरी पे कर रहा हूँ और मैं काम सेल्स का कर रहा हूँ। ये ऐसे ही है कि एक बंदा बाय प्रोफेशन, उसने जो डिग्री ली है वो डॉक्टर की है और किसी बिल्डर के पास एज इंजीनियर काम कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा, दो डिफरेंट रूट्स हैं। तो अगर आप सैलरी बेस हैं, सैलरी बेस भले हो, लेकिन आपका फोकस जो है ना वो इस चीज पे होना चाहिए, कमीशन पे, कि मेरी जो कमीशन है ना महीने की इतनी आनी चाहिए कि मुझे ये पता ही ना हो कि सैलरी किस डेट पे आई और किस डेट पे नहीं आई। आप इसको देखें भी ना, तो फिर आप जो है एज अ प्रोफेशनल सेल्स पर्सन होके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को हो सकता है थोड़ी बुरी भी लगे कि यार सैलरी पे ही बात आगे शुरू में।
अच्छा, वैसे मैं नॉर्मली बशीर भाई ने मुझे 2 दिन पहले कहा था कि नदीम भाई एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन करना है, और बशीर भाई की माशाल्लाह बड़ी रिस्पेक्ट है मुझे, तो मैंने उनको मना नहीं किया और कर भी नहीं सकता था। मैंने कहा कि नहीं, बशीर भाई ने पहली बार कोई चीज़ बोली है। रमज़ान के महीने में बेसिकली नॉर्मली जो है ना वो ट्रेनिंग सेशन बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो जो ऑडियंस होता है वो भी थोड़ा सा लेज़ी फील होता है क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं होती, और जो ट्रेनर होता है उसको भी डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्योंकि एनर्जी हम लोग खुद अंदर में लाते हैं कि अगर हमारे अंदर एनर्जी खुद आएगी ना, वो एनर्जी कैसे आएगी। आप जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आपकी अभी छुट्टी रमज़ान में 4 बजे की होती है ना, और अगर 4 बजे छुट्टी के लिए, यानी कि अगर आप टाइम देख रहे हैं कि भाई कब 4 बजेंगे और कब मैं घर जाऊंगा, तो आप जो है ना मैं ये कहूँगा कि ज़बरदस्ती एक काम कर रहे हैं, खुद से करवा रहे हैं। क्योंकि जब कोई भी काम आप दिल से करेंगे ना, दिल से, कि उसमें आपको 2 चीज़ें फील नहीं होती। एक, जो काम आप दिल से करते हैं उसमें आपको भूख नहीं लगती, आपको थकावट नहीं होती, और आप टाइम नहीं देखते। जो बंदा दिल से काम करे वो रात को, अगर सुबह 10 बजे आ जाए, उसको रात को 12 बजे जाके आप उसका फेस देखेंगे, उतना ही फ्रेश होगा जितना सुबह 10 बजे था। क्योंकि वो जो भी काम कर रहा था, मैं ये नहीं कर रहा सेल्स का, जो भी आप म्यूजिशियन हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम में आप एज ए इंटरेस्ट आपका, यानी कि लेवल जो है ना बहुत हाई है, तो आपको कभी थकावट फील नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पहले सेल्स का इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फोकस। आप सब लोग ये बताएं कि हम जिस हॉल में या रूम में जहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पे ब्राउन कलर आपको कितनी बार और कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है? ब्राउन या रिलेटेड टू ब्राउन कलर कर लें, ओवरऑल थोड़ा काउंट कर लें। हाँ, नोटिस करें, इधर उधर घुमाएं, जो सही जवाब देगा उसके लिए छोटी सी गिफ्ट भी है। हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा काउंट कर लेना भाई। 1 हो गया, जैसे कर्टन्स भी आप काउंट कर लेंगे, 2 हो गए। हाँ 13, अच्छा 30 टाइम, अच्छा 30 जो है ना, आप कोई बता सकती हैं? 25। हाँ हाँ, चाहे सर जनरल ब्राउन है, लेकिन अगर हम काउंट करें तो अंदाजन 25-30 बार आ गया है। 25-30 बार आ गया है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आप एक सवाल करूं आपसे कि आपका नाम? सबा। सबा, पर्पल कलर कितना था यहाँ पे? अब देखें ना, अब मुझे देख के बताएं, कितनी बार नोटिस किया पर्पल कलर को? था ही नहीं। मैरून कलर देखा आपने? मैरून देखा आपने? उसको छोड़ दें, और देखा मैरून? सबा ने मैरून कलर भी नहीं देखा। आपने देखा मैरून कलर के यहाँ पे कितनी बार यूज हुआ है? कितनी बार? अभी ना देखें, मुझे देखें। हाँ, उन्होंने 2 और 2 देखे। क्या वजह क्या थी? ब्राउन पे फोकस था। वजह ये थी कि हमारा जो फोकस था वो ब्राउन पे था, तो मैरून कलर हमें नहीं दिखा। हम जिस चीज पे फोकस करते हैं ना, हमें वही चीज नजर आती है। हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम्स पे, तो हमें अपने इर्द गिर्द सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नजर आएंगी। हम फोकस करेंगे कि नॉर्मली वो कहते हैं ना कि भाई मार्केट जो है वो ढीली है, मार्केट में कुछ है ही नहीं। हम फोकस उसी पे कर रहे हैं कि मार्केट में कुछ नहीं है, तो मार्केट में कुछ ही नहीं नजर आएगा। सारी चीज फोकस की है। आपका जहां पे फोकस होगा, अगर आपका फोकस है कि मार्केट में बहुत कुछ है, बहुत कस्टमर हैं, तो आपको बहुत कस्टमर नजर आएंगे, आपके इर्द गिर्द सिर्फ आपको कस्टमर ही नजर आएंगे। और अगर आपका फोकस है कि कुछ नहीं है,
तो फिर वही चीज़ नज़र आएगी। और दूसरी मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हमें सेल्स में तो नॉर्मली, वैसे नॉर्मली हर जगह पे हमें एक चीज़ जो है ना वो बड़ी नोटिस अगर आप लोगों ने की तो आप लोगों में से हम सभी लोग ये नोटिस करते हैं कि अगर कोई भी बंदा आके मुझे प्रॉब्लम बताए कि भाई आजकल ना मार्केट बड़ी स्लो चल रही है, तो आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं? सही है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अच्छा, फिर दूसरा बंदा आके बोले कि यार नहीं, आप कस्टमर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हम कहते हैं हाँ यार सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर कोई बोले कि लोग कह रहे हैं कि आपका जो बिल्डर है ना वो एक्सपेंसिव बहुत है, बहुत महंगी चीज़ें बेच रहा है, हाँ यार ये भी सही है, सही कह रहा है भाई ये बंदा कि हमारे बिल्डर जो है ना बड़ी एक्सपेंसिव है। वजह ये होती है हर वो बात जो किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव इंपैक्ट लाए आपको अच्छी लगती है। आपको कभी भी वो बात अच्छी नहीं लगेगी अगर दौरान अभी यहाँ पे मैं कहूँ कि नहीं भाई मार्केट डीली नहीं है, ना ही मार्केट जो है स्लो चल रही है। बेचने वाले के लिए, वो बेचने वाला जो बंदा होता है ना वो मार्केट पे डिपेंड ही नहीं करता, वो खुद मार्केट होता है, उसकी मर्जी है कि वो किस स्पीड से आगे बढ़ेगा। ठीक है ना जी। हम अपने और अपने साथियों को देख के आगे बढ़ते हैं। हम अक्सर ये करते हैं कि मेरी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मैं सर के पास चला जाऊंगा, यार आज कुछ हुआ आपका, कल से कुछ हो रहा है, अगले हफ्ते से कुछ हुआ, ये बोलेंगे नहीं। जैसे इसने बोला नहीं, यकीन जानो एक तसल्ली सी मिल जाती है कि यार सिर्फ मैं ही नहीं हूं, इनके पास भी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर फिर दो लोग मिल जाएं कि कुछ नहीं हो रहा तो हमें फिर लगता है कि हम सब सही हैं, ये जो कंपनी है वही गलत है, मार्केट है ही नहीं, खामखा लगी हुई है इनको कि टारगेट पूरे करो, टारगेट पूरे करो। तो होता यह है कि हम जिन जिन चीज़ों पे फोकस करते हैं ना हमें वही चीज़ें नज़र आती हैं, वही चीज़ें हमें मिलती हैं। हमारे एक दोस्त थे, उसके भाई को एडिक्शन थी कि वो नशा करता था और इस तरीके से, तो उसने कहा कि यार हम अपने भाई की वजह से कराची से शिफ्ट होकर इस्लामाबाद चले गए कि यहाँ उसकी जो संगत थी ना वो गलत लोगों के साथ थी। तो वह वालिद साहब ने कहा कि शिफ्ट हो जाते हैं, ना ये दोस्त रहेंगे ना ये नशा करेगा। उसने कहा जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए तो नदीम बिलीव करो हार्डली कोई हमें 15 दिन हुए थे, उसने वहां के नशे ही पकड़ लिए, वहां उनसे दोस्ती हो गई। जो माइंड सेट होता है ना आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। अगर आपका माइंड सेट होगा परेशानी का तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे परेशान हाल। मैंने अभी रिसेंटली एक छोटी सी एक वीडियो रखी थी अपनी, जिसपे कि मैंने कहा था कि आपकी जो संगत है, अब संगत ये नहीं है कि संगत आप कुलीग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, संगत ये भी है कि जो आप बाहर भी हैं ऑफिस में भी हैं। आपकी जो संगत है ना वही आपकी लाइफ है, बहुत इंपैक्ट करती है। आप एक भिखारी के साथ बैठेंगे ना तो आपको फील होगा कि दुनिया की हर चीज मांगने से मिल जाती है, और मांगना सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है दुनिया का। एक भिखारी के साथ अगर आप बैठेंगे, एक बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। एक बिजनेसमैन की संगत में बैठेंगे, अगर एक किसान की संगत में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मेहनत में ही सब कुछ है। अगर आप एक नशई और एक शराबी के साथ बैठेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, साला मैं जिंदा क्यों हूं, मुझे तो मर जाना चाहिए, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वजह यह है कि जैसी संगत वैसी सोच। तो आपकी जो संगत है वो आपकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने यहां पे फोकस किया कि भाई जो चीज आप फोकस करते हो वही चीज आपको नजर आती है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि फोकस तो जैसे अभी हमने किया था ब्राउन पे, हमने मैरून कलर जो है वो मिस कर दिया। उसकी वजह ये थी कि हमने उस तरफ देखा ही नहीं। कभी कभी ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारे इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन हम उन पे फोकस ही नहीं करते। हम प्रॉब्लम से फोकस करके बैठ जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स ही नज़र आती हैं, हम डिसअपॉइंट भी होते हैं और हम परेशान भी हो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों को कौन सा एक ऑब्जेक्शन जो है वो ज़्यादा क्लाइंट की तरफ से मिल रहा है कि क्या मार्केट में आपके रेट हाई हैं या कुछ और है? कोई एक ऑब्जेक्शन आप शेयर करेंगे?
लेट कंस्ट्रक्शन। और इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन जो कि आपको लगे कि सर ये आ रहा है इसकी वजह से, तो वरना सेल तो पक्की थी, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन तो आते होंगे, डेफिनेटली रोज आते होंगे। रोजाना आते हैं सर कि इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, मुल्क की रमजान है, है, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं। ज्यादातर तो टाइम मैनेज करना लोगों के लिए मुश्किल होता है, जिसकी वजह से विजिट से भी होता है। विजिट, अच्छा रमजान से पहले सिचुएशन क्या थी? पहले भी कोई ना कोई उनके पास ऑब्जेक्शन तो होता था ना, एक्सक्यूज क्लाइंट पहले रखता है अपने पास। ईद के बाद का एक्सक्यूज है, ईद के बाद या काफ़ी क्लाइंट ये भी कहते हैं कि आपकी चीज़ महंगी है, जैसे आप ये कह रहे हैं कि टाइम पे डिलीवर नहीं हो रही, इस किस्म, या बजट में नहीं आ रहा, मार्केट में दम नहीं है, पैसे आप मार्केट में दम नहीं है, और इस वक्त यार मुल्क की जो सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है, तो अभी हम पता नहीं लग रहा कि अब कहाँ जाएगा, तो इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपसे ही सवाल कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। अभी जिस आप प्रोफेशन से हैं, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? कौन सी इंडस्ट्री है ये ऑयल इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, कौन सी है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। अच्छा, दुनिया की वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कभी भी जिनकी डिमांड कम नहीं होगी? रियल एस्टेट, जैसे अगर मैं ऐसे कहूं कि फूड, कपड़ा, हाँ, ये तो तीन ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर सियासी जमातें तो नारा भी लगाती हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा, इनके बगैर गुजारा नहीं होता। यानी कि आप जो चीज बेच रहे हो वो नीड है, लग्जरी नहीं है। लग्जरी बेचना, मैं अगर कोई गाड़ी बेचूं तो हो सकता है कि लग्जरी हो, बंदा बोलेगा यार बाइक पे गुजारा हो रहा है। हर इंसान का ख्वाब है कि मुझे अपना घर हो। शादी करने के बाद जो कपल होता है ना, उसका पहला पता है ख्वाब क्या होता है? हम अपना घर बनाएंगे। इवन परिंदे जब वो बड़े होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं। तो हम जिस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, रियल एस्टेट से, इसकी डिमांड कभी कम हो ही नहीं सकती। इसकी डिमांड कम ना होने की एक और वजह भी है कि ये दुनिया की वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। सप्लाई कम इसलिए है कि सप्लाई है ही नहीं। ये जो अभी आप देखिए, पहले दुनिया में ये होता था, बल्कि हमारे मुल्क में, कि प्लॉट्स के ऊपर घर बनते थे। अब दुनिया ना चेंज हो गई है। अब दुनिया वर्टिकल्स के ऊपर जा रही है। जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं आपको, अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जमीन इतनी है ही नहीं। जमीन तो उतनी ही है जितनी शुरू से थी। जब ये दुनिया बनी थी ना, उतनी जमीन बनी थी। जमीन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो दुनिया में अगर कोई बंदा जमीन परचेज कर रहा है, अभी कल परसों में बैठा था बशीर भाई के पास, तो इन्होंने किसी प्रोजेक्ट का जिक्र किया कि किंग्स वाले जो है ना, वो नॉर्दर्न बाईपास पे स्कीम 45 में प्रोजेक्ट लाए हैं। 16 to 18 lakhs का जो है वो प्लॉट है। ये सिर्फ प्लॉट नहीं होता अगर आप किसी बंदे को रियलाइज कराएं। पीस ऑफ लैंड, जिस चीज की प्रोडक्शन ही ना हो, जो चीज बन ही ना रही हो, उसका एक टुकड़ा अगर आपको मिल जाए, ये मजाक थोड़ी है। हम किसी चीज को बेचने की कोशिश करेंगे, बेच ही नहीं पाएंगे। हम किसी चीज को बेचने के बजाय हम कोशिश करें। देखें, आप ना खुद को सेल्स एजेंट ना समझें। बेसिकली यू आर ऑल कंसल्टेंट। आप कंसल्टेंट हैं, आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं। क्लाइंट की जरूरत को समझें कि उसकी जरूरत क्या है, उसका बजट क्या है। अब मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे मोबाइल पड़ी हुई है, आईफोन भी पड़ी हुई है, सैमसंग भी पड़ी हुई है, टेक्नो भी पड़ी हुई है, डिफरेंट पड़ी हुई है। सरफराज साहब मेरे दुकान पे आए तो मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि मोबाइल चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल दे देंगे। अच्छा, मेरे पास ना सैमसंग का पूरा लॉट आया हुआ था S21 का, तो मैंने इनके सामने वही रख दिया और मैंने पूरी कोशिश की कि इनको बेचूं, बगैर ये जाने, बगैर ये सोचे, बगैर ये समझे कि सरफराज भाई जो मेरी दुकान पे आए हैं ना, सरफराज भाई का टोटल बजट 25,000 का है।
सरफराज भाई जो मेरे पास आए, 25,000 रुपये इनका बजट है, तो 25,000 रुपये बजट वाले बंदे को मैं S22 कैसे बेचूंगा? मैं दुनिया का सबसे परफेक्ट सेल्स पर्सन हूं, कर पाऊंगा ये काम? क्यों? क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने कस्टमर की नीड को एनालाइज करना है कि उसकी जरूरत क्या है, और नीड एनालाइज कैसे होगी? जब तक मैं उसकी नीड को स्टेबल नहीं करूंगा। हम अक्सर ये समझते हैं कि सेल्समैन वो अच्छा है जो ज्यादा बातें करता है। नहीं, सेल्समैन वो अच्छा है जो क्लाइंट से ज्यादा बुलवाए। आप सवाल करें, क्लाइंट आपको जवाब देता जाए, उससे बातें करवाएं। कहते हैं ना कि ज्यादा बोलने वाला बंदा कभी कभी वो चीजें भी आपको बता देता है जो उसको बतानी नहीं थी। इसीलिए बड़े कहते हैं कि भाई कम बोला करो। अगर सेल्समैन ज्यादा बोलता है और कस्टमर नहीं बोल पा रहा, तो वो पता है क्या कर रहा है? वो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, वो अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इसको कन्विंस कर लूं, लेकिन बहुत गलत तरीके से वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। जिसकी जो नीड है उसको वही चीज देनी चाहिए। आप बजाय उसको कोई चीज बेचने के बजाय उसकी मदद करना शुरू कर दें। आपका जो प्रोफेशन है ना, रियल एस्टेट का, मकान का, देखें इसको हम इस प्रोस्पेक्टिव से देखें कि ये एक इबादत है। किसी को घर देना गलत काम है? अच्छा काम है, अच्छा काम है, बुरा तो नहीं है। अच्छा, एक और चीज जो लोगों ने, अभी कुछ दोस्तों ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि डिलीवर जो है ना, किंग्स बिल्डर वाले जो है ना, डिलीवर बड़ा देर से करते हैं, तो इस वजह से भी ऑब्जेक्शन एक आता है मार्केट में। यार मुझे तो किंग्स के ना काफी प्रोजेक्ट नजर आते हैं बने हुए, जहां पे लोग भी रह रहे हैं। यहां तो एक प्रोजेक्ट है, अयूब खोसो बना रहा है, पता नहीं कौन है वो, पहली बार कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, उसका भी बिक रहा है, उसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है, उसको कोई जानता भी नहीं है, उसको कोई ये भी नहीं कहता कि तुम्हारे प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं हुए थे, लेकिन बेच रहा है। उसकी वजह यह है कि आपके प्रोजेक्ट का अगर कोई कहता है कि भाई टाइम पे डिलीवर नहीं हुए, देखिए जी, टाइम पे डिलीवर करने की जहां तक बात है, मेरे एक क्लाइंट से बात हुई, पाकिस्तान में इस वक्त जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, उसमें सबसे बड़ा जो ब्रांड पाकिस्तान में काम कर रहा है वो इमार कर रहा है, जिसने बुर्ज खलीफा बनाया। आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा दुबई का ना, और वही कंपनी पाकिस्तान में भी काम कर रही है इमार के नाम से। इमार के 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी पोजीशन पे हैं, जिनकी पोजीशन देनी थी इसको 2024 में। एक का नाम है पैनोरामा और दूसरा का नाम है द व्यूज। पैनोरामा की पोजीशन कब देनी थी? एज पर कमिटमेंट जो इमार ने की है 2024 के अक्टूबर के महीने में, और अभी तक वो डिलीवर नहीं कर पाया। इमार इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया का सबसे बड़ा रियल्टर, सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाई, अभी डिले है। सर वो इसलिए क्योंकि शेफ और जो हसनैन परदेसी उनकी लड़ाई हो गई है। नहीं, कोई हसनैन परदेसी का यहाँ पे अब ताल्लुक ही नहीं है। अब देखिए, ये इमार खुद एक कंपनी है, इन्होंने अब परदेसी वगैरह से वो जो है ना, वो सारा कुछ ले लिया अलग से, ठीक है ना। वजह यह है कि दुनिया का कोई भी कितना बड़ा बिल्डर हो, हर चीज टाइम पे डिलीवर करना जरूरी नहीं होता कि वो हो जाए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, छोटे मोटे कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्लाइंट को हैंडल करना हमारा काम है तरीके से, कि सर कुछ भी हो सकता है, इतने बड़े बड़े बिल्डर डिले हो जाते हैं। हमने उसको नेगेटिव नहीं कहना, हमने उसकी बुराई नहीं करनी, लेकिन उसको एग्जाम्पल के तौर पे कहना है कि सर कुछ भी डिले हो सकता है, लेकिन यह है कि आप ये देखें कि काम चल रहा है या बंद है। लोग तो ग्राउंड दिखा के बिल्डिंगें बेच देते हैं। आपके पास तो माशाल्लाह बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ग्राउंड दिखा के, अभी वहां पे कोई डिगिंग भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, कोई बुनियाद नहीं डली। ऐसा होता है सरफराज भाई? तो लोग तो बुकिंग कर देते हैं। यहां पे तो मैंने आपके देखे ये ग्रैंड टावर, कुछ भी है यार, टावर तो रेडी है, बिल्डिंग तो बनी हुई है ना। अब जो बनी हुई है इस पे भी तो किसी ने इन्वेस्टमेंट ही की है ना। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अगर नीड क्लाइंट की अंडरस्टैंड करेंगे ना, और उसकी नीड को स्टेबल करके फिर उसको सोल्यूशन देंगे, तो आपकी चीज बिक जाएगी। ऐसा ना हो कि वो चीज आपकी ना बिके। एग्रीड और नॉट? अच्छा, दूसरा जज्बा।
सेल्स के अंदर जज्बे का होना बहुत ज़रूरी है। आप में से किसी ने एक मूवी देखी है द माउंटेन मैन? देखी है आपने? किसी और ने देखी है ये मूवी द माउंटेन मैन? नहीं देखी। आप में से देखी किसी ने? एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूं, 1959 की। द माउंटेन मैन मूवी अभी आई, लेकिन ये बेसिकली जो स्टोरी थी, ये दशरथ मांझी के नाम पे एक बंदा था जो इंडिया में रहता था 1959 में। अब ये बात है हिम्मत की, ठीक है ना? हम में से अगर किसी को भी हिम्मत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इंसान दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया और फिर कहा कि ये अशरफुल मखलूकात है, यानी कि जितनी मैंने मखलूक क्रिएट की ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा अच्छा है। यानी कि मेरी, जो कहते हैं ना कि मेरा सबसे बेहतरीन शहकार जो है, अल्लाह पाक ने जितनी चीजें बनाई उसमें से जो सबसे बेहतरीन शहकार है वो इंसान है। तभी उनको कह दिया अशरफुल मखलूकात। हालांकि हमसे बड़ा तो वजन में हाथी है। अल्लाह पाक कहता है कि जो बड़ा होगा भाई वो ये अशरफुल मखलूकात होगा, तो हाथी सबसे बड़ा है? नहीं, इंसान अशरफुल मखलूकात है, ठीक है? उसकी वजह यह है कि इंसान के अंदर हौसला होता है। दशरथ मांझी 1959 में उनकी वाइफ को इंजर्ड हो गई, जख्मी हो गई, तो जी नवाजुद्दीन सिद्दीकी मूवी आप देखी हुई है ना आपने? हाँ, लेकिन ये मैं इसके रियल जो कैरेक्टर है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि एक अनपढ़ इंसान जिसकी एक छोटे से गांव में रहता था, जिसकी कोई अप्रोच नहीं थी, उसकी वाइफ की इंजर्ड हुई वाइफ, तो बैलगाड़ियों में लेके जाना पड़ता था करीब के शहर के हॉस्पिटल में, तो उसको बैलगाड़ी में लेके वाइफ को जा रहा था। अच्छा, अब सिचुएशन ये थी कि ये दशरथ मांझी का जो है वो गांव, और यहां पे ये हॉस्पिटल, और बीच में क्या था? अब यहां से लेके यहां तक का जो सफर था ना, तकरीबन 1 घंटे का सफर था बैलगाड़ी पे। तो जब ये बैलगाड़ी में गए, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी वाइफ की डेथ हो गई। उसकी वाइफ को, उसको अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा लगाव था। बात हो रही है अब इंसान की ताकत की और इंसान के जिद की। हम जो जिंदगी में कभी भी, इवन मैं, आप, हम सब अगर कुछ नहीं कर पाते तो उसकी वजह यह होती है कि हम जिद्दी नहीं होते, हम ठान ही नहीं लेते। वो कहते हैं ना कि हार और जीत में फर्क सिर्फ यह है कि मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। तो यहां पे वही हुआ। दशरथ मांझी की वाइफ जब डेथ हो गई तो दशरथ मांझी को किसी ने बताया कि अगर ये पहाड़ बीच में नहीं होता तो 20 मिनट में तुम पहुंच सकते थे, 20 मिनट में। तो उसने कहा कि मैं इस पहाड़ को काटूंगा। एक अनपढ़ मजदूर आदमी, उसने कहा मैं इस पहाड़ को काटूंगा, और काटने के लिए उसके पास क्या था? एक हथौड़ा और एक छेनी। ये तो मूवी बनी है इस पे। एक हथौड़ा, एक छेनी से लेके उसने इस पहाड़ को काटना शुरू किया। अच्छा, पहाड़ की जो बुलंदी थी 25 फीट थी, यहां से लेके यहां तक 365 स्क्वायर फीट का जो है टोटल ये एरिया था, और जो वाइड था वो 30 फीट था। यार कोई सोच सकता है कि 365 स्क्वायर फीट, ये 25 फीट इसकी हाइट हो और विड्थ इसकी जो है 30 फीट हो, और एक बंदा इस पहाड़ को सिर्फ हथौड़े और छेनी से काटना शुरू कर दे? गांव वालों ने कहा कि पागल हो गया, बीवी की मौत की वजह से सदमे में पागल हो गया है। लेकिन वो शुरू हो गया। फिर गांव वालों ने क्या कहा कि इसको जो है ना, अब है तो अपनी गांव का बच्चा, पागल हो गया है, तो टाइम पे उसको खाना दे के आते थे। पता है इसको, इस पहाड़ को यहां तक काटने में कितने साल लगे, बगैर किसी पैसों के? अब लालच कोई नहीं थी, लेकिन जिद था कि काट के रहूंगा इस पहाड़ को। इंसान का हौसला और दूसरी तरफ पहाड़, उसने काट दिया। कितने अरसे में? 22 ईयर्स में, 22 सालों में उसने इस पहाड़ को मुकम्मल तौर पे काट दिया। इंडिया में इसके नाम से टिकट भी इशू किया गया, स्टैम्प पेपर पे, दशरथ मांझी के नाम से। ये वो इंसान है जिनको देख के वाकई लगता है कि वाकई इंसान को अगर अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया तो कोई तो वजह होगी। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि मैंने मुसलमान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान को बना दिया।
तो हम सब अगर इंसान ठान ले ना तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ लोग आप में से नए लोग हैं, कुछ लोग आप में से पुराने हैं जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे किंग्स ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। सोर्स ऑफ क्लाइंट जनरेशन क्या है आप लोगों का? क्लाइंट कहाँ से लाते हैं आप? सोशल मीडिया से खुद लाते हैं, कंपनी देती है? कंपनी देती है। कितनी कॉलिंग से डेली करते हैं आप? 50? कौन 50 कॉल करते हैं? 50 करते हैं। पुराने और नए दोनों नंबर 50 कॉल्स मतलब एक एवरेज होती है। 50 कॉल्स एवरेज पर डे। एक कॉल पे कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है। एक अगर न्यू डेटा होता है, अच्छा डेटा होता है, जिसने अभी अप्रोच किया है, जो इंटरेस्टेड है, हाँ, सही वाली बताइएगा। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताऊं, एवरेज अगर निकालेंगे 50 से तो मेरे ख्याल में 40 सेकंड्स हार्डली होगी कोई। 40 एवरेज अगर 50 में से निकालेंगे ज्यादातर सरफराज भाई, मैं समझता हूं कॉल उसको काउंट किया करें जो अगर जो कॉल गई नहीं उसको कॉल काउंट नहीं करते। ठीक है, बंदे ने कॉल पिक की, आपकी बात हुई, बात करने के बाद आप उसको एज अ कॉल काउंट करेंगे कि ये मैंने कॉल की। नंबर जो डायल किए वो नंबर ऑफ कॉल नहीं काउंट की जाती। तो अगर मैं समझूं कि अगर 1-2 मिनट दे दें एवरेज अगर एक कॉल को, तो 100 मिनट लगते होंगे आपको 50 कॉल कंडक्ट करने में। इनमें से न्यू नंबर कितने होते हैं? नए जो आपको फ्रेश मिलते हैं डेली के? हाँ, 1-2 होते हैं। अच्छा, 2 फ्रेश हो गए और इसमें 48 नंबर जो है वो ओल्ड है। आता जाता है एंड अप होते जाते हैं रोजाना 2-4 अच्छा, फॉलोअप का पता है? फॉलोअप किसको कहते हैं? कोई बताएगा फॉलोअप किसको कहते हैं? अभी एक वर्ड आया कि ये जो 48 नंबर हैं ये फॉलोअप वाले हैं। हाँ, दोबारा कांटेक्ट करना, हम इसको भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये फॉलोअप नहीं है। फॉलोअप, हाँ, ये फीडबैक लेना। ये जो 48 कस्टमर हैं ये कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने कहा कि मैं लूंगा, मैं आऊंगा, या मैं सोच रहा हूं? कौन है ये लोग? या एक बार आके जा चुके हैं? ये कौन लोग हैं? मालूमात शेयर करें, चेक कर लेंगे। मालूमात शेयर करें, चेक कर लेंगे। चेक कर लेंगे। हाँ, इट्स नॉट फॉलोअप। ये फॉलोअप कॉल नहीं है, ये एक रूटीन कॉल है जिसको आप कर रहे हो। फॉलोअप कॉल वो है जिससे मैं एक बार मिल चुका हूं, फेस टू फेस एक बार मिल चुका हूं, अब अगर मैं उसको कॉल करूंगा तो फॉलोअप कॉल होगी। ये जो है ना, ये नंबर ऑफ कॉल्स ही है। आप मुझे डिटेल भेजें। अच्छा, मैं आपको, मेरा आपका सेल्स का ज्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए कि आप रूटीन में अभी ये काम कर रहे हो। जो भी कस्टमर बोले ना डिटेल भेजो, मैं देख के बताऊंगा कि आपको क्या लगता लेगा वो। 50 1.5 करोड़ की चीज है और वो कह रहे हैं मुझे बस डिटेल भेज दो। अभी अगर आपको कोई क्लाइंट बोले ना कि मुझे आप डिटेल भेज दो, तो आपने कहना है कि सर डिटेल तो मैं आपको भेज रही हूं, लेकिन डिटेल से आपको पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअली चीज है क्या। मेरे पास इस वक्त डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उनको एनालाइज करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मेट है जिसको मैं कस्टमर फैक्ट फाइंड फॉर्म कहती हूं। कस्टमर जब तक मुझे उन 10 सवालों के जवाब नहीं देगा तब तक मैं कस्टमर को यह नहीं बता पाऊंगा कि आपको बेसिकली हमारे इतने प्रोडक्ट्स में से कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। भाई मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को कहा सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा आपको क्या है जी? मैं थोड़ी बताऊंगा, मुझे बताओ भाई कौन सी मेडिसिन खाओ। डॉक्टर तो पूछेगा ना कि भाई मुझे हिस्ट्री तो बताओ, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कहां पे दर्द हो रहा है। हम जितने कंफ्यूज रहेंगे ना सेल्स में, उतनी डिले हो जाएगी। सेल पूरे कॉन्फिडेंस से करें, एक क्लाइंट पे टाइम वेस्ट ना करें कि वो बार बार सिर्फ डिले करवा रहा है। उस एक क्लाइंट से टाइम वेस्ट करने के बजाय, ये देखें, ये जो 2 मिनट्स है ना, मैं कहता हूं गलत है। 2 मिनट के बजाय आप 48 कॉल्स के बजाय
आप डेली के 10 कॉल्स करें, एक को 5 से 7 मिनट दें, यह ज्यादा अच्छा है। आपसे क्लाइंट बात करना पसंद नहीं करता, आप कहते हैं मैं कॉल कर रही हूं या कॉल कर रहा हूं, भाई वो पसंद नहीं कर रहा। आपसे जान छुड़ाने का सबसे बड़ा जरिया वो कह रहा है मैं डिटेल भेज दो, डिटेल भेज दो, मैं देख के बताऊंगा। हर बंदे को ऐसा कहता होगा। और अच्छा डिटेल भेजने के बाद आपको क्या लगता है वो आपको कॉल करता है दोबारा? सीन भी नहीं करता। इसका मतलब है अच्छा फिर मैं इसको कॉल कर रहा हूं, इसका मतलब है कि अभी मेरा विजन ही क्लियर नहीं कि मुझे करना क्या है, मुझे किसको ये चीज बेचनी है और किसको नहीं बेचनी। मैं आपको एक छोटा सा टूल दे रहा हूं, वैसे पैसों का है लेकिन आपको मैं फ्री में दे रहा हूं। आपके करीब करीब कॉम्पिटिटर्स कौन है इसी एरिया में, स्कीम 33 में जो आपके किंग्स ग्रुप के साथ साथ बन रहे हैं? साइमा है, अल असर है, रूमी है, फलकनाज है, अल रऊफ है। अच्छा आपके पास जो रेंज है वो 2 बेड है, 3 बेड है एंड 4 बेड है, ऐसा ही है ना? 4 बेडरूम वाले अपार्टमेंट से 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट अगर मैं आपसे बोलूं कि जो है वो अल असर का कितने का है इस वक्त? नहीं सही बताओ। 3 बेड मैं मालूम करके आया हूं अभी। 150 से 155 के आसपास। 150 से 155 के आसपास। और कोई सही बताए? 160 ऐसा ही है। और आपका कितने का है? हमारा भी सर 1 शॉट पे आता है, रमजान ऑफर में दे दें। हाँ 225 का है, 225 का है, 1 शॉट 85 का है। अच्छा नहीं अभी हमारा करीब करीब अल्लाह सर ही है ना, करीब करीब अल्लाह सर है ना। अच्छा जी, तो वो 160 का दे रहा है हम 225 का। अच्छा जी, हम महंगे हुए या सस्ते हुए? महंगे हुए। अच्छा जी, अब आते हैं इस बात के, वो भी 3 बेड है, आप भी 3 बेड हो, वो कितने स्क्वायर फीट पे है? सही बताओ। असल में मैं अगर सुजुकी बेच रहा हूं ना तो मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स का पूरा पता होना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। दूसरा, मुझे उन पे नजर रखनी चाहिए, उनके क्लाइंट्स पे नजर रखनी चाहिए। क्लाइंट पे नजर रखने का तरीकेकार क्या है? मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मेरे सामने साइमा प्रेसिडेंसी बन रहा है ना, इस पे कौन कौन से क्लाइंट अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? मैं कैसे जज करूं? मैं यहां बैठ के कैसे ये देखूं? यहां बैठा हूं, बाहर भी नहीं जा रहा, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि साइमा प्रेसिडेंसी पे कौन कौन से क्लाइंट्स हैं जो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? आप उनके सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हो। वेरी गुड। आप क्या करोगे? आपके पास फेसबुक है ना, देखें आप डिपेंडेंट ना हो जाएं कंपनी के ऊपर। अक्सर हम लोगों में ना एक प्रॉब्लम होती है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं आप में से अक्सर लोग ना थोड़े से इनसिक्योर फील करते हैं, यार कहीं जॉब ना चली जाए, यार किंग वाले जो है ना वो दूसरी हायरिंग कर रहे हैं तो न्यू हायरिंग करेंगे तो कहीं मुझे ना निकाल दें, मुझे निकाल ही ना दें, 3 महीने से मेरा रिजल्ट नहीं आया। वजह यह होती है आप ना डिपेंडेंट हो किंग्स रेजिडेंसी के ऊपर, ये अपना किंग्स बिल्डर के ऊपर नहीं। इसको उल्टा कर दो, ऐसा उल्टा कर दो कि किंग्स ग्रुप आप पे डिपेंडेंट हो जाए, उसको हर वक्त खौफ लगा रहे कि ये मुझे छोड़ के जाएगा तो क्या होगा। इसको फैसिलिटेट करो, इस लड़की को फैसिलिटेट करो, ये छोड़ के ना जाए हमें, ये हमारा असेट्स है, वो आपकी कामयाबी है। अगर आप डर रहे हो कि आपको बिल्डर किसी वक्त भी निकाल देगा आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, तो इट मींस कि आप बिल्डर के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो। कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कंपनी को खुद के ऊपर डिपेंडेंट करवा दो। उसकी वजह यह है वेरी सिंपल, जैसे अभी आप लोगों में से कहा किसी ने कि सर जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्डर्स बना रहे हैं फेसबुक पे जाएंगे तो उनकी एड्स लगी हुई हैं। आजकल तो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे हर बंदा खुद को प्रमोट कर रहा है। उनके कमेंट्स में जाएं, कमेंट सेशन में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 450 कमेंट्स पड़े हुए हैं। 450 कमेंट्स में से
डिफरेंट लोगों ने उनसे डिमांड की है, अपना प्राइस पूछी है, उसी बंदे के इनबॉक्स में चले जाएं। आप वहां से डायरेक्ट ना जाएं, वहां रिप्लाई भी ना करें, वरना वो फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा, वो कंपनी आपको ब्लॉक करवा देगी। वेरी सिंपल टेक्निक, आप उस बंदे को क्लिक करें, क्लिक करके उसके प्रोफाइल में चले जाएं, प्रोफाइल के बाद उसके मैसेंजर में चले जाएं, उसके मैसेंजर में जाके उसको एक मैसेज करें कि सर जैसा कि मुझे पता लगा कि आप अपनी फैमिली के लिए ये अपना एक घर ढूंढ रहे हैं, आपकी रेंज शायद ये है, इसी रेंज में बहुत अच्छी तरीके से किंग्स बिल्डर वाले ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना नंबर शेयर करें ताकि मैं आपको डिटेल्स शेयर कर सकूं, सेंड कर सकूं। अगर आपने 10 रोजाना कस्टमर्स को ये डिटेल भेजना शुरू कर दी, हो सकता है कि आपको कुछ दिनों में 1 या 2 क्लाइंट्स वहां से रिप्लाई करना शुरू कर दें। तो आपने क्या किया, फ्री ऑफ कास्ट अपनी लीड जनरेट कर ली। उसकी वजह यह थी कि अभी आपने शायद मुझे कहा कि अगर फ्रेश लीड की बात करें तो 2, 1, 3 डेली आती हैं, तो 2, 1, 3 से कुछ क्या होगा, होगा कुछ? मैं ये करती हूँ लेकिन 200-300 लोगों को मैसेज करती हूँ तो 3-4 रिप्लाई आता है, वो भी थोड़े कोई मसला नहीं, ये तो 2-4। अच्छा, अभी ये सिर्फ एक टूल है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। और मैंने आपको कहा था कि रमज़ान का महीना है, मेरा भी गला बड़ा ज़्यादा खुश्क हो रहा है ज़्यादा बात करने से। और दूसरी बात यह कि सिर्फ इस वक्त बोर्ड है, नॉर्मली हम ट्रेनिंग में ये करते हैं कि पूरा प्रोजेक्टर होता है, स्लाइड चल रही होती है, चीज़ें होती हैं, तो फिर वो बंदा अंडरस्टैंड करके स्टेप बाय स्टेप एक ट्रेनिंग चल रही होती है। लेकिन कोई इशू नहीं, वही कहते जज्बा है तो सब कुछ है, ठीक है ना। तो अभी आपने कहा कि भाई ज़्यादा नंबर आप क्लाइंट्स को अप्रोच करने से रिस्पॉन्स कम आता है, 100-150 क्लाइंट्स को जाके करें। ये तो एक टूल है। आप में से फेसबुक का मार्केट प्लेस किसने यूज किया है? आप डालते हैं पोस्ट? और कौन डालता है? OLX पे आप लोगों में से OLX पे अभी किसने किंग्स एक्सीलेंस, किंग्स ग्रैंड या किसी भी किंग्स के प्रोजेक्ट की कोई डेटा डाली है OLX पे? आपने डाली है, बाकियों ने क्यों नहीं डाली? सरफराज ने डाली, बाकियों ने क्यों नहीं डाली? 2 चीजें हैं, यहां तो हमें पता नहीं है कि हमें लीड कैसे जनरेट करनी है। बेशुमार टूल्स हैं, बेशुमार टूल्स हैं। 10 ऐसी वेबसाइट हैं ज़मीन.com की तरह जो कि आपको फ्री में पोस्ट करने की परमिशन देती हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि कहती हैं कि 3 पोस्ट फ्री में पोस्ट करो, बाकी पैसे दो। कुछ तो कहती हैं कि फ्री में करते रहो। नेक्स्ट टाइम मैं आपको उन वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा। आपके पास टाइम है, आप 2 पे क्यों फोकस कर रहे हो कि 2 लीड्स मिलेंगी? आप अपनी लीड जनरेट करो। आपके पास कम से कम 15 से 20 लीड्स होनी चाहिए। एक लीड आपकी मार्केट प्लेस से आ गई, एक लीड आपकी 2 OLX से आएगी, कोई ये 10 वेबसाइट से वहां से आ जाएंगी, कुछ फेसबुक से यहां से जनरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक और तरीका है जिसको कहते हैं रेफर लीड। कभी आपने रेफरेंस पे काम किया है? मेरा एक क्लाइंट जिसने मुझसे लिया है, अब मैंने अगर उसको सर्विस दी। अच्छा, सेल्समैन का जो सबसे वीक पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि सेल आफ्टर सर्विस देता ही नहीं। बेच दिया, मेरी कमीशन आ गई, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अब क्या? अब मैंने नए क्लाइंट पे फोकस करना है। क्लाइंट जाए बाढ़ में, अब वो क्लाइंट जाने और किंग वाले जाने, मेरा काम नहीं। ऐसा नहीं, क्लाइंट पे फोकस करें, वो अच्छा क्लाइंट आपको 10 और क्लाइंट लाके देगा। एक क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट लाके देगा। तो रेफर लीड ऐसी लीड होती है जिसको हम कहते हैं एंडलेस चेन, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। आप इस पे काम करें। देखें, सोर्सेज पैदा करें। सोर्स नहीं है, कहते हैं कि उम्मीद नहीं है ना, तो उम्मीद पैदा करो। अगर इसी उम्मीद पे रहोगे कि ये ऐसे ही काम चलेगा, मेरे हिसाब से तो जो सिचुएशन है इसमें तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। 2-4 लीड से कुछ नहीं होने वाला, कंपटीशन आपका सख्त होगा। और दूसरी बात ये, आप में से महीने में वो कौन सा बंदा है जिसके पास 10 क्लाइंट मीटिंग पे आते हैं? 10 क्लाइंट मीटिंग पे। सर आपका नाम? मुबीन भाई के पास 10 क्लाइंट्स मीटिंग पे आते हैं, माशाल्लाह। आपका नाम? राहिला के पास 10 क्लाइंट्स मीटिंग के लिए आते हैं, फिजिकली आप बुला लेती हैं 10 क्लाइंट्स को। वाह, राहिला और मुबीन। और कोई 10 क्लाइंट्स की बात करो, आ जाते हैं। अच्छा, तो राहिल, उन 10 क्लाइंट में से एवरेज रेशो अगर सेल का निकाले कितनी सेल हो जाती है? सही वाले बताना, कोई मसला नहीं।
नहीं, नॉट इंटरेस्टेड भी हो, 10 में से कितनी एवरेज, अगर मैं 10 लोग आपसे मिले 1 से 10 सेल इसमें से निकली या नहीं निकली? एक तकरीबन करीब में आ जाते हैं, बाकी एक कहीं ना कहीं फिर भी नहीं निकली, एक निकली है बस। 1 से 2 हो जाती हैं सर। 1 से 2 हो जाती है। सरफराज कह रहा है कि 1 से 2 हो जाती है। एक्चुअली मैं आपको एक मार्केट का सेल्स का रेशो बताऊं। सेल्स की परसेंटेज ये कहती है कि 10 मीटिंग के बाद 11वीं जो मीटिंग है ना, ये सेल है। एवरेज यहां पर निकलती है। 10 में से 1 सेल होनी चाहिए। अच्छा, अगर 10 में से 1 सेल नहीं हो रही तो अकेले बैठ जाएं, अपने सीनियर के साथ बैठ जाएं और अपना रिव्यू लें, देखें कि आप में कहां पे प्रॉब्लम है। आपकी प्रेजेंटेशन में इशू तो नहीं है भाई। मैं कहता हूं, अभी जैसे राहिल ने कहा कि 10 क्लाइंट आ गए, पता है सेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मीटिंग करना, क्लाइंट को बुलाना। क्लाइंट आ गया, आपने सबसे बड़ी अचीवमेंट कर ली। आपने वो अचीव कर लिया जो सबसे मुश्किल था, क्लाइंट को मीटिंग पे बुलाना। अच्छा, लोग कहते हैं क्लाइंट आ गया यार, ये इंटरेस्टेड नहीं था। यार मुझे एक बात बताएं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे सरफराज भाई बुलाएं कि नदीम भाई आपसे मिलना है, मेरा सरफराज में टके का इंटरेस्ट ना हो, मैं जाऊंगा आपके पास, अपना पेट्रोल भी जलाऊंगा, टाइम भी निकालूंगा और सरफराज के पास जाऊंगा। सरफराज अगर मैं सरफराज के पास गया किसी चीज के लिए, कोई चीज लेने के लिए, और सरफराज